तीसरी लहर की तैयारी। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य के लिए 11 नए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट मंजूर कर दिए। इससे राज्य की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने सीएससी स्तर पर भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय ले लिया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 5 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण करने के बाद कहा है कि अब राज्य में 17 ऑक्सीजन प्लांट कार्यरत हैं और 17 पर काम भी चल रहा है। 11 नए प्लांट केंद्र सरकार ने मंजूर भी कर दिए। इससे राज्य की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि तीसरी लहर को देखते हुए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। आईसीयू, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। सीएससी को कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। सीएम ने शनिवार को 5 अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण और 1 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का शिलान्यास भी किया। इस दौरान जिला अस्पताल बागेश्वर, जिला अस्पताल चंपावत, पिथौरागढ़, हिमालयन अस्पताल, जॉलीग्रांट एवं कोरोनेशनल अस्पताल के प्लांट शामिल हैं। और इसी पर धरातल स्तर पर कितनी तैयारी है, क्योंकि जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा कि हम लगातार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन धरातल स्तर पर कितनी तैयारी है, क्या कुछ है, सीधे हम जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता के पास चल रहे हैं। उधम सिंह राठौर रामनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उधम सिंह जी, कितनी तैयारी है धरातल स्तर पर, क्योंकि लगातार राज्य सरकार दावा कर रही है कि हम तीसरे लहर के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जी सुरभि मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। जो कोविड की जो तीसरी लहर है, ये जो है बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है, जैसे बताया जा रहा है। और ये हमारे जो है देश में ये फैल भी चुकी है। महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु, यहाँ पे जो है इसके केस देखने को मिले हैं। और ये जो है बहुत घातक है बच्चों के लिए, और बताया जा रहा है कि बड़ों के लिए बहुत घातक है। इसको लेके जो है सरकार ने जो है तैयारियां कर रही है। जैसे आपने बताया, सबका प्लांट जो है लगा चुके हैं, और भी जो है कोविड के नए जो है हॉस्पिटल जो बनाए जा रहे हैं। लेकिन इन्हीं सभी को चलते हुए यहाँ पे रामनगर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें जो है यहाँ पे जो है जैसे देखने को मिला, यहाँ की आने वाली जो इलेक्शन है 2022 को लेकर जो है उस पर जो है सरकार का ध्यान ज्यादा फोकस है, ना कि कोविड को लेकर। मतलब ये तैयारी तीसरी लहर की नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव की है। जी मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो है कोविड को लेके जो है सरकार दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रही है, लेकिन ये कहीं जो है पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये जो 3 दिन का इन्होंने चिंतन शिविर यहाँ पे किया है, पूरे प्रदेश के यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को इन्होंने बुलाया है। इलेक्शनों पे फोकस कर रहे हैं कि 2022 का इलेक्शन कैसा होगा, जो मुख्यमंत्री के लिए जो उपचुनाव होना है उस पर फोकस कर रहे हैं। और जो मेन जो है कोविड की तीसरी लहर है उसको लेके जो है ये सिर्फ खाली जो है घोषणाएं कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो है धरातल में कहीं ना कहीं जो है इनकी तैयारियां जो है पूरी दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल। उधम सिंह जी, कोरोना की पहली लहर में उत्तराखंड इतना प्रभावित नहीं रहा, हालांकि काफी हद तक नियंत्रण थी राज्य की स्थिति, लेकिन दूसरी लहर में जो हमने देखा पूरे देश में दूसरे स्थान पर आया मौत के आंकड़े में। तीसरी लहर को लेकर, तैयारियों को लेकर हमने बात की और आपने कहा कि ये तीसरी लहर की नहीं बल्कि चुनाव की तैयारी है। इस वक्त क्या कुछ देखने को मिल रहा है रामनगर के अंदर? जी मैम, जैसे अब आज समापन कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, आज ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। और वहीं दूसरी ओर जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र रावत, वो भी यहाँ पे रामनगर पहुंचे हुए हैं। एक रक्त शिविर का वो कैंप का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। बताइए, कोविड की तीसरी लहर इस समय आने वाली है, उस पर इनका किसी का ध्यान फोकस नहीं है। कायदे में तो इनको जो है तीसरी लहर पे इनको फोकस करके करना चाहिए, प्लान लगाने चाहिए। उसी के चलते हुए रामनगर में इसके जो मंत्री है बंशीधर भगत ने एक घोषणा की थी। रामनगर में संयुक्त चिकित्सालय है जहाँ पे उसको कोविड अस्पताल बनाने की 15 दिन के अंदर घोषणा की थी, लेकिन 2 महीने 2.5 महीने बीत चुके हैं, इन्होंने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। अभी भी अगर कल हम वहाँ पे सीएमओ पहुंची थी संयुक्त रामनगर संयुक्त चिकित्सालय में, तो वहाँ पे है अभी बिल्कुल तैयारी के नाम पे 0 है। और जबकि वो उन्होंने कहा था कि 15 दिन के अंदर कोविड अस्पताल बना देंगे, 2-2.5 महीने गुजरने के बाद भी ये कुछ नहीं कर पाए। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये कोविड की तीसरी लहर को ये पार पा पाएंगे। दूसरी लहर में भी जो है लॉकडाउन की वजह से जो है थोड़ी सी जो है उसकी लहर को रोकथाम हो पाई थी, लेकिन तीसरी लहर में इनकी कुछ भी तैयारी धरातल में दिखाई नहीं दे रही मैम। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच क्या जनता तीसरी लहर को लेकर सतर्क है? कोरोना गाइडलाइन का कितने हद तक पालन करना है, क्योंकि राजनेताओं के सिर्फ दावे होते हैं, वादे होते हैं। अभी आपने बोला भी कि 15 दिन के अंदर
एक अस्पताल बनाने को लेकर बात की गई थी, लेकिन 2.5 महीने हो चुके हैं, अस्पताल आज तक नहीं बना। दावे किए, वादे किए, बात खत्म। लेकिन हर चीज को अलग देखते हुए अपने स्तर पर जनता कितनी तैयार है? मैम, भाजपा की ये जो है एक आप बताइए, ये सिर्फ वादे करती है लेकिन धरातल में ये कुछ नहीं कर पाती है। बहुत सी योजनाएं इनकी चल रही हैं, सिर्फ उनके शिलान्यास हुए हैं, भूमि पूजन हुए हैं और उसके बाद वो योजना धरा की धरी रह गई। हमारे रामनगर में एक यहाँ पे करीब 200-250 बेड का कोविड अस्पताल बनाने की तैयारी की थी। कन्वेंशन सेंटर बनाया था जिसको जो है कोविड अस्पताल बनाया जा सकता था, लेकिन उसके अंदर जो है करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से वो हॉस्पिटल तैयार हुआ, बेड तैयार हुए, सारा कुछ लगा हुआ, ऑक्सीजन पाइपलाइन तक लगी है, लेकिन अभी तक उसको कोविड अस्पताल नहीं बनाया है। अगर कहीं ये तीसरी लहर ये फैल जाती है तो वो आने वाले समय में दूसरी लहर में तो कब मौतें हुई हैं, और ये तीसरी लहर में मुझे लगता है अगर ये जैसे इनकी तैयारी चल रही है और अगर ये तैयारी पूरी नहीं कर पाए तो उसमें जो है मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। बिल्कुल उधम सिंह जी, बने रहिए हमारे साथ। अब हम सीधा चलते हैं शुभम के पास, मसूरी। हमारे साथ उत्तराखंड के एक और जिले से शुभम जुड़ गए हैं। शुभम से जानने की कोशिश करेंगे तीसरी लहर को लेकर प्रशासन कितना तैयार है। शुभम, तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन की कितनी तैयारी, क्योंकि लगातार सरकार दावे कर रही है कि हम पूरी तरीके से सतर्क हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में पूरे देश के अंदर लाखों लाख लोग मौत के काल में समा गए। अब उत्तराखंड की अब पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। WHO ने साफ तौर पर चेतावनी दे दिया है कि इस तीसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होंगे। हर चीज को देखते हुए राज्य स्तर पर भी काफी तैयारियां चल रही है। तीसरी लहर से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य के लिए उत्तराखंड में नए 11 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को मंजूरी दे दी। इससे राज्य की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि दूसरी लहर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी लोगों को हुई। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लाखों लोगों ने जान गंवाया। इन सब चीजों से सीख लेते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार अब काम भी कर रही है। सीधा चलते हैं अब मसूरी, शुभम के पास। शुभम, कितनी तैयारी है प्रशासन की तरफ से तीसरी लहर को देखते हुए जिले के अंदर? आपको जिस तरीके से मसूरी में लगातार पर्यटकों का आगमन बढ़ता जा रहा है, इसे देखते हुए कहीं ना कहीं ये दिखता है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से जो पुलिस प्रशासन में पूरा मौके मौजूद है, लेकिन जो पर्याप्त फोर्स है वो यहाँ पे कम दिखाई दे रही है। सीजन के हिसाब से जो फोर्स होनी चाहिए, क्योंकि अब सरकार को पता है कि लगातार अब पर्यटक मसूरी आ रहे हैं, लेकिन सीजन की फोर्स को देखते हुए यहाँ पर मसूरी पुलिस केवल ट्रैफिक हटाने में लग गई है और चालान की प्रक्रिया में कम दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से तीसरी लहर का आना है और मसूरी में गाइडलाइन जो है उत्तराखंड की है कि मसूरी में जो आएगा या किसी पर्यटक स्थल में जाएगा वो RT-PCR लाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी देखने को जो है कि मसूरी में पुलिस की जो बल है वो बहुत कम है। जहाँ पर 20-25 और पुलिस दरोगा सिपाही है, जहाँ पर 80 के करीबन होने चाहिए, वहाँ पर केवल 20 और 25 पुलिस रह चुकी है। वो कहीं ना कहीं जो है बहुत नुकसानदायक है मसूरी के लिए। और देखा जा रहा है कि चालान की प्रक्रिया की जा रही है, लेकिन लोगों द्वारा चालान की प्रक्रिया पे बहुत ज्यादा आक्रोश दिख रहा है। वो चालान कटाने से मना कर रहे हैं, मास्क पहनने से मना कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है मसूरी के लिए। बिल्कुल शुभम, गर्मियों का समय है और इस समय मसूरी बल्कि पूरा उत्तराखंड ही एक पूरी तरीके से पर्यटक का क्षेत्र है। मसूरी में भी अब ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो लॉकडाउन था उसे हटा दिया गया। व्यापारी वर्ग भी काफी खुश है, लेकिन आपने बताया कि जमीनी स्तर पर बिल्कुल भी काम नहीं किया जा रहा। जैसे सरकार ने दावे किए थे कि अगर पर्यटक आएंगे तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। RT-PCR टेस्ट की अभी आपने बात कही, कहाँ है प्रशासन? जी बिल्कुल, बता दो कि पुलिस जो मसूरी में अगर देखा जाए, पुलिस का हमेशा ही रोल बहुत बड़ा रहा है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस के पास जो हमारे इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर के पास पुलिस की बल ही पूरा नहीं है, तो वो कहाँ से पर्याप्त फोर्स लगाएगा। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कम से कम 80 जवान होने चाहिए, वहीं इस थाने में केवल 20 से 25 लोगों की संख्या है। और वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मसूरी में जाम बहुत लगता है, चाहे वो पिक्चर पैलेस हो, चाहे वो लंडौर हो, चाहे वो माल रोड हो। उसको देखते हुए मसूरी पुलिस अधिकतर जाम हटाने में रहती है, और जब पुलिस के पास फोर्स कम होगी तो चालान की प्रक्रिया हर चौराहे पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे पुलिस देखा जा रहा है कि जब पुलिस प्रशासन जब चालान की प्रक्रिया कर रही है तो उस वक्त लोगों के अंदर बहुत आक्रोश रह रहा है और बिना मास्क के घूम रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो लोगों का कहना है कि हम वैक्सीन लगा चुके हैं, वैक्सीन के बाद हमें मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। और देखा जा रहा है खास करके कि मसूरी में पुलिस बल कम है, तो हर होटल में जाके RT-PCR रिपोर्ट चेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं मसूरी में व्यापार के चक्कर में लोग यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी घटना को भी मौका दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पर्यटक मसूरी में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मुंबई, देश के कई कोनों से आता है,
और बिना रिपोर्ट के आ रहा है। बहुत ज्यादा दुर्भाग्य है हमारे मसूरी क्षेत्र के लिए, क्योंकि यहाँ की आम जनता जो है वो घर के अंदर बैठ रही है, उनके अंदर एक डर का माहौल बना हुआ है। जिस तरीके से लगातार पर्यटक यहाँ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं पर्यटक बढ़ना मसूरी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मसूरी एक पर्यटक स्थल है और केवल ही पर्यटक पर निर्भर है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर्यटक आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है जी। व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं संक्रमण को न्योता भी दे रहा है, क्योंकि अभी आपने बोला कि होटल में भी जो कोरोना गाइडलाइन है वो उसको बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है। तो आपने जैसा कि बताया बहुत सारी चीजों को जिक्र भी किया है। व्यापारियों से क्या बातचीत हुई है आपकी? जी बिल्कुल, व्यापार संघ के अध्यक्ष से मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हम व्यापारी हमेशा पर्यटकों को स्वागत करते हैं, लेकिन हम साथ साथ ये भी चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन द्वारा जो नीचे से आदेश हुआ, पुलिस फोर्स यहाँ पर जो हर साल यहाँ पर जब टूरिस्ट का आना होता है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स आती है, लेकिन वो एक्स्ट्रा फोर्स अभी तक नहीं जुटी है। और कहीं ना कहीं सरकार से गुहार भी करे कि यहाँ जल्द से जल्द फोर्स मंगाई जाए, जिससे यहाँ पर जो लोग घूम रहे हैं, जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं या कोरोना कर्फ्यू जो चलता है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो पालन कराया जाए। और व्यापारी वर्ग जो है अपनी तरफ से पूरा कोशिश करता है कि मास्क सैनिटाइजर का यूज करता है, दुकान में किसी को बिना मास्क के आने नहीं देता है। और जिस तरीके से रेस्टोरेंट की बात या होटल की बात करें तो 50% ऑक्यूपेंसी के साथ अपने होटल और रेस्टोरेंटों को संचालित कर रहे हैं। शुभम, मास्क लगाना पूरे देश में अनिवार्य है। अगर कोई मास्क लगाता हुआ नहीं दिखता है तो चालान काटा जाता है, और आप शुरुआत से ही कह रहे हैं कि मसूरी की जनता मास्क नहीं लगा रही है, कहती है कि वैक्सीनेशन हो गया इसीलिए। क्या ऐसे लोगों का चालान नहीं कटता? जी बिल्कुल, यहाँ पर चालान काटा जाता है, लेकिन आपको पता ही होगा अभी हाल ही में ही एक दरोगा जी का ट्रांसफर ही हुआ था इस चालान प्रक्रिया के पीछे, जब उन्होंने विधायक जी का चालान काटा। और उसके बाद जब चालान कटा तो विधायक जी का चालान कटने के बाद कहीं ना कहीं अब मसूरी पुलिस के अंदर भी एक डर सा बैठ गया है कि कहीं चालान करे, कहीं हमारा फिर से हमारा भी ट्रांसफर ना हो जाए। तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कहीं ना कहीं इन्होंने मनोबल गिराया है, क्योंकि एक विधायक का चालान काटने में एक दरोगा का ट्रांसफर हुआ है, वो कहीं ना कहीं देखने के लिए बहुत निंदनीय है। बिल्कुल शुभम, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहा है। जिले के अंदर 11 नए ऑक्सीजन प्लांट को लेकर बात रखी गई है। राज्य की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता इससे कई गुना बढ़ भी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि तीसरी लहर को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन तैयारियों में आईसीयू भी आता है, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। सीएचसी को कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। सीएम ने शनिवार को 5 अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण किया। एक ऑक्सीजन प्लांट जनरेशन का शिलान्यास भी किया गया है। इस अस्पताल में जिन अस्पतालों का नाम है उसमें बागेश्वर है, जिला अस्पताल चंपावत है, पिथौरागढ़ है, हिमालयन अस्पताल है, जॉली ग्रांट और कोरोनेशनल अस्पताल शामिल है। अब हम सीधा चलते हैं अब रामगोपाल जी के पास, जो कि उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ है। उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि जिले में कितनी तैयारी है। रामगोपाल जी, कितनी तैयारी है? प्रशासन की दावों की कितनी हद तक वहां पर अनुपालना की जा रही है? रामगोपाल जी। बिल्कुल, देखिए प्रदेश में जिस तरीके से अब कोरोना को लेकर के तीसरी लहर यानी कि संभावित है, तो प्रदेश सरकार द्वारा तैयारियों के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन अभी क्या कुछ हालातों को निकल करके सामने आने वाला है वो तो समय बताएगा। क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से दावे सरकार के किए जा रहे हैं, तो अभी धरातल पर ऐसे कुछ तस्वीरें जो है सामने नहीं आई है। क्योंकि जो चिकित्सा यानी कि स्वास्थ्य विभाग की जो दावे हैं वो अभी हवा ही साबित है। क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना की, क्योंकि प्रदेश सरकार द्वारा यानी कि ये तमाम जो मंत्री हैं उनके द्वारा तो संभावित तौर से कह दिया गया है कि हम जो है तीसरी सरकार के लिए संभावित है, तीसरी जो लहर है कोरोना की इसको लेकर के तैयार है। लेकिन अभी देखना होगा कि आने वाले समय में कितने तैयारियां जो सरकार करती है। जी हाँ रामगोपाल जी, क्योंकि तीसरी लहर को हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार की तैयारियां हैं वो तीसरी लहर कम और विधानसभा चुनाव की ज्यादा है। क्या सच में ऐसा है? विधानसभा चुनाव को लेकर ही तमाम तैयारियों का जिक्र किया जाने लगा। बिल्कुल प्रदेश में जिस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव और साथ साथ में एक जो हरिद्वार जिला है, हरिद्वार जिले में जिस तरीके से अब ग्राम पंचायत से लेकर के जो जिला पंचायत चुनाव की जो तैयारियां, यानी कि कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग ने भी इसको लेकर के हरी झंडी दिखा दी है। क्योंकि शहर से लेकर के गांव तक जो गलियारों में अब इसकी हलचल भी देखने को मिल रही है। तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि प्रदेश सरकार इस समय जो है चुनाव को लेकर भी जो एक एक्टिविटी दिखाई जा रही है, इतनी अगर यदि एक्टिविटी कोरोना को लेकर के दिखाए तो शायद इसकी जो चैन है इसको तोड़ा जा सकता है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो संक्रमण का आंकड़ा तो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि लोग भी काफी बेफिक्र हो गए हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं वहां पर। क्या सच में ऐसा है?
बिल्कुल भीड़ यानी कि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंस की कोरोना को लेकर के एक जो नियमावली जो बनाई गई है, साथ में हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा अभी भी जिस तरीके से यानी कि कोविड कर्फ्यू की जो अवधि है उसको बढ़ाया गया है, तो साथ में ये कहा जा सकता है कि मतलब एक दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन लोग कितना पालन कर रहे हैं कोरोना को लेकर के, कितने सतर्क हैं, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। क्योंकि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वो स्पष्ट दिखा जा सकता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और लोग कोरोना की जो गाइडलाइन है इसका पालन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को एक पालन कराने की भी आवश्यकता है और साथ में एक लोगों को भी जागरूक रहने की आवश्यकता है, ताकि इस कोरोना जैसी महामारी से जो है बचा जा सके। क्योंकि तीसरी लहर भी प्रदेश में संभावित बताई जा रही है, उसको लेकर के तैयारियां किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के साथ साथ में सरकार करती है, ये तो समय बताएगा। रामगोपाल, व्यापारी वर्ग काफी गुस्से में था क्योंकि लॉकडाउन लगाया गया था, काम धंधे बिल्कुल चौपट हो गए थे, लेकिन अब जो चीजें सामने निकल कर आई है उसके मुताबिक अगर हम माने तो व्यापारी वर्ग अब कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइन को अनदेखी कर रहा है। इसकी वजह से कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ सकती है आने वाले समय में। क्या किसी भी व्यापारी से आपकी बात हुई है? क्या स्थिति देखी आपने जिले के अंदर? बिल्कुल, देखिए प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना की लहर यानी कि जो व्यापारी है, व्यापारियों का भी साफ तौर पर कहना है कि यदि कोविड की तैयारियों को लेकर के सरकार इतनी जो सतर्कता दिखा रही है, तो व्यापारी जो वर्ग है वो उसकी जो कमर टूट चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से पहली लहर और फिर दूसरी यानी कि अब तीसरी लहर भी संभावित जो प्रदेश में कोरोना की बताई जा रही, तो उसको लेकर के जो व्यापारी हैं, व्यापारी बेहद नाराज हैं। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की जो सेकंड जो रफ्तार है वो धीमी पड़ी है, तो उसके बाद ही अब जो व्यापारी है, व्यापारियों ने स्पष्ट जो एक ऐलान भी कर दिया है, कहीं ना कहीं विरोध भी कर रहे हैं सरकार का, कि या तो जो पर्यटक स्थल है, धार्मिक स्थल है, उनको खोला जाए ताकि उनकी जो आय है वो आय एक जीविका जिस तरीके से वो अपनी चलाते हैं। व्यापारी वर्ग भी इसी चीज को लेकर के मांग उठा रहे हैं लगातार कि अब आने वाले समय में जिस तरीके से एक सावन का जो महीना यानी कि जो हरिद्वार जिले में जिस तरीके से कावड़ मेले का आयोजन होता है, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां मांग जो इस समय जो अहम जो मांग व्यापारी इस समय उठा रहे हैं, वो एक कावड़ के मेले को लेकर भी कहीं ना कहीं जो है सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि उसको यथावत खोले और साथ में जो मेले का आयोजन है हरिद्वार जिले में वो कराया जाए। तो ये कहना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि जो व्यापारी है वो बेहद नाराज है। क्योंकि जैसे कि फर्स्ट और सेकंड लहर में उनकी जो कोरोना से ये एक प्रभाव उनके ऊपर पड़ा है, तो ये एक देखने वाली बात है। बिल्कुल रामगोपाल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में कुल 11 नए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के लिए मंजूरी दे दी है। उसी पर हम बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने संवाददाताओं से, क्योंकि संवाददाता धरातल स्तर पर चीजों को देखते हैं। सरकार लाख दावे करती है, लेकिन लाख दावे धरातल स्तर पर कितने सही साबित होते हैं, इन सबकी जानकारी संवाददाताओं से ही चल पाती है। कोरोना की तीसरी लहर, राज्य की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सरकार ने सीएससी स्तर पर भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 5 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया। लोकार्पण करने के बाद उन्होंने कहा है कि अब राज्य में कुल 17 ऑक्सीजन प्लांट कार्यरत हैं। 17 पर काम और भी चल रहा है और 11 नए प्लांट केंद्र सरकार ने मंजूर कर दिए हैं। अब हम सीधा चलते हैं ऋषिकेश, जहां पर हमारे संवाददाता बसंत जुड़ गए हैं, जहां से संवाददाता बसंत जुड़े हुए हैं। बसंत, कोरोना की तीसरी लहर, जिले में कितनी तैयारी? उत्तराखंड जा रहा है, हम लोग अगर बात तो उत्तराखंड की ओर जा रहा है। 1 जुलाई तक कर्फ्यू बढ़ाया गया है, हालांकि कर्फ्यू में कुछ ढील दी गई है और शाम के 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है और जो बिल्कुल है वो व्यवसाय धीरे धीरे खुल रहा है। लेकिन बात वही है कि यदि ये व्यवसाय पूरी तरह से खुलेगा और उत्तराखंड में प्रवासी लोग आएंगे और विभिन्न राज्य से लोग आएंगे, तो तीसरी लहर कैसे संभालेगी? उत्तराखंड सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय है। इसकी दस्तक ले रही है उत्तराखंड में और काफी पूरे देश में दस्तक देने के लिए तैयार। और उत्तराखंड में खासकर कहे तो ऋषिकेश पर्यटन स्थल है और ऋषिकेश में तमाम लोग यहाँ पर आते हैं और उन लोगों को क्या लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर अब लोग बेफिक्र हो चुके हैं कि कोरोना गया? ऐसा तो नहीं है जिले में। देखिए, तो मैं बता दूं कि अगर लोगों की माने तो जो बाहरी राज्य से लोग आ रहे हैं उनका इस तरह का भय अभी नजर नहीं आ रहा है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कर रहे हैं और साढ़े 2 गज की जो दूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दवाई और कड़ाई इसका पालन यहाँ पर होता नजर नहीं आ रहा है। खासकर अगर ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश और तमाम जो पर्यटन
लॉकडाउन खुल चुका है सर, क्या हालात हैं? लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं खुला है, धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने की ओर उत्तराखंड जा रहा है। कोरोना कर्फ्यू है, लेकिन फिर भी जो प्रतिबंध था उन प्रतिबंधों से अब दूर है जिला। ऐसे में क्या हालात हैं इस वक्त? अगर हालातों की बात करें तो उत्तराखंड से ऋषिकेश की तरफ बात करें, ऋषिकेश में पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं खुला है। शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेगी और दुकान खुलने के बाद जो पूरी तरह से दुकानों को पुलिस और प्रशासन के द्वारा से बंद कराया जाएगा। और अगर बात करें तो बाहर के राज्यों से जो लोग आ रहे हैं लगातार यहाँ पर रहेगा, जिससे लोग आ रहे हैं, हरियाणा की गाड़ी आ रही है, दिल्ली की गाड़ी आ रही है, उन गाड़ियों में लोग आ रहे हैं। कोरोना का जो है वो दुनिया से और दस्तक दे रही है, उस दस्तक से बचना बड़ा मुश्किल है। उत्तराखंड में सरकार को एक चुनौती इस सामना जरूर देना है। बिल्कुल 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 बसंत जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कोरोना की तीसरी लहर को तैयारियां कितनी है प्रशासन की तरफ से की गई, सभी चीजों पर हम बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि धरातल स्तर पर जो दावे किए गए थे सरकार के द्वारा वो कितनी हद तक सच में लागू हैं या प्रशासन कितना तैयार है। क्योंकि उत्तराखंड के अंदर 2022 में विधानसभा चुनाव भी आना है और जैसा कि अभी हमारे एक संवाददाता ने ये भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि मानो कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी कम, चुनाव की तैयारी ज्यादा है। अब हम सीधा चलते हैं मुकेश के पास, हल्द्वानी से जुड़ गए हैं मुकेश, उनसे जानने की कोशिश करेंगे उत्तराखंड के अंदर कितनी तैयारी की जा रही है और हल्द्वानी में क्या कुछ अभी फिलहाल तैयारी है। मुकेश के पास सीधा चलते हैं हल्द्वानी। मुकेश, प्रशासन की कितनी तैयारी है हल्द्वानी में? देखिए, कोविड नियम जब से सरकार द्वारा कल लागू किया गया उसके बाद जिलाधिकारी महोदय नैनीताल ने भी आदेश जारी कर दिए, जिसको लेकर जो कोविड जो कहते हैं आपके कोविड कर्फ्यू था वो 29 से बढ़ाकर 6 जुलाई तक कर दिया है। कोरोना की दूसरी लहर में अस्पताल में व्यवस्थाओं की बहुत बदहाली थी, ऑक्सीजन की कमी थी, वेंटिलेटर्स में कहीं ना कहीं कमी दिख रही थी, बेड्स नहीं थे अस्पताल में, लेकिन अब तीसरी लहर को देखते हुए स्थिति क्या है, हालात क्या है अस्पतालों के भी? देखिए, कुआं मंडल की बात की जाए तो कुआं मंडल में सबसे बड़ा अस्पताल सुशीला तिवारी अस्पताल है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह चला है। हालांकि प्रशासन ने 3-4 ऐसे हॉस्पिटल कोविड सेंटर बना रखे हैं जहाँ पे 500 से अधिक बेड को सुविधा की पहले ही तैयारी कर रखी है और प्रशासन पूरी तरह जो तीसरी लहर है उसको निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है नैनीताल जिले में। मुकेश, दूसरी लहर जा चुकी है, लाखों लोग जान गंवा चुके हैं, बल्कि उत्तराखंड के अंदर पूरे देश में दूसरे स्थान पर आया जहां सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा सामने आया। लोग कितने जागरूक हैं और लोग कितने सतर्क हैं? क्या लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं? सारी गाइडलाइंस को छोड़िए, क्या लोग मास्क लगा रहे हैं? पहले लाइन से लेकर दूसरी लाइन जो शुरू हुई है कोविड की, उसमें तीसरी लाइन जो का आदेश है सरकार तो उसको लेकर सरकार पूरी तरह सचेत है। सरकार के द्वारा जागरूक अभियान भी चलाया जा रहा है, लोगों को आइस किट भी बांटी जा रही है और प्रशासन की है तो जगह से चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें मास्क को लेकर पूरी तरह सरकार लोग दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरता उससे क्या कार्रवाई की जा रही है। जो लोग मास्क लगाते हुए नजर नहीं आते हैं या फिर जानबूझ के कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हैं, अनुपालन नहीं करते हैं, ऐसे लोगों पर प्रशासन कैसे निपटता है? ऐसे लोगों से जो मास्क नहीं पहनता पुलिस उनको कार्रवाई कर रही है और आपदा नियम के तहत कार्रवाई करके उनके चालान भी काट रही है। तीसरी लहर में अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि सबसे ज्यादा बच्चे इन्फेक्टेड होंगे, क्योंकि पहली लहर में बुजुर्ग, दूसरी लहर में युवा, तीसरी लहर में बच्चों को लेकर अभी WHO की तरफ से आया है कि बच्चे ज्यादा इन्फेक्टेड होंगे। बच्चों को लेकर अस्पताल में क्या तैयारियां की गई है? क्योंकि पहले से हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, तैयारियों की ज्यादा जरूरत है। WHO के जब से जो आदेश जारी हुआ है उसके बाद प्रशासन के लेकर शासन भी पूरी तरह इस तैयारी में है और प्रशासन की बात की प्रशासन ने पूरी तरह जो बच्चों को किसी तरह की ऐसी कोई आपदा में मतलब जो कोविड से जो नुकसान है उसको बचाने के लिए पूरी तरह तैयारी की। हॉस्पिटल की जगह हॉस्पिटल पूरी तरह तैयारी में है इस वक्त कुआं मंडल के देखे जाए तो। बिल्कुल मुकेश, लेकिन ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के अंदर 2022 का विधानसभा चुनाव भी होना है, विधानसभा चुनाव भी है, कोरोना की तीसरी लहर भी है, क्या विधानसभा चुनाव की ज्यादा तैयारी दिखती है? सरकार देखो विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयार है और पूरी तरह जो कोविड की जो लहर चली उससे निपटने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं सरकार दो पहियों पर खड़ी है जहाँ उसको दोनों चुनौती से लड़ रहा है। हालांकि चुनाव की तैयारी चुनाव को लेकर पहले भी भाजपा पूरी तरह तैयारी दिख रही है, हालांकि कांग्रेस कई विपक्ष पार्टियां वो भी मैदान में दिखाई देना शुरू हो गई। बिल्कुल मुकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हमारे साथ उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़े,
सभी संवाददाता से हमने जानने की कोशिश की कि जिला स्तर पर कितनी तैयारियां चल रही है, क्योंकि केंद्र सरकार राज्य के लिए नए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को लेकर मंजूरी दे दिया गया। राज्य की ऑक्सीजन उत्पादन इससे क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन धरातल स्तर पर जो दावे किए गए वो दावे सच में कितने लागू किए गए, इन्हीं सब चीजों को लेकर हमने हमारे अलग अलग उत्तराखंड के संवाददाताओं से बातचीत की, जानने की कोशिश की सभी तैयारियों को लेकर। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।